हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में यूनिट 15 बायोमॉलिक्यूल्स में हम पूरा प्रोटीन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसमें हम प्रोटीन से संबंधित हर एक पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, इसमें हम प्रोटीन क्या है इसको समझेंगे, प्रोटीन के कार्य क्या हैं, प्रोटीन से कौन कौन से रोग होते हैं, इस प्रोटीन का उपयोग क्या है हमारे जीवन में, इस प्रोटीन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, ये एक एक पॉइंट को आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रोटीन हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इससे ये समझ लेना कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कैसे आता है, क्या होता है, उसको भी मैं पूरा सब बताऊंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे प्रोटीन की बात करेंगे कि ये प्रोटीन क्या होता है। तो दोस्तों, जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्योंकि दोस्तों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं तो ये कार्बनिक पदार्थ तो होगा ही, लेकिन ये दोस्तों नाइट्रोजन युक्त होता है, इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। यह एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। दोस्तों, जो प्रोटीन होता है ये एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। ठीक है, और एमिनो अम्ल मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, एमिनो अम्ल क्या होता है। ठीक है, मैंने इसको समझा दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों, जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। मतलब जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा ही आता है, प्रोटीन किसका बहुलक है? तो आपका आंसर क्या होगा? एमिनो अम्ल। ठीक है, ठीक है, चलो। तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन कोशिकाओं का प्रमुख एवं आवश्यक अवयव है। प्रोटीन कोशिकाओं का प्रमुख एवं आवश्यक अवयव होता है। कौन होता है? प्रोटीन। प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि के बिना काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, प्रोटीन यदि आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इंसान का जीवित रहना मुश्किल है ना। 2 4 8 दिन 10 दिन तो वह जीवित रह सकता है। बाकी यदि हम चाहें कि यदि प्रोटीन हम बिल्कुल भी ना लें और हम जीवित रह जाएं तो ये तो असंभव है। दोस्तों, प्रोटीन के बिना जीवित नहीं रह सकता आदमी। ठीक है, तो प्रोटीन प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। मनुष्य वसा, कार्बोहाइड्रेट के बिना काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है, किंतु प्रोटीन के बिना नहीं। क्योंकि प्रोटीन कोशिका में उपस्थित, जो कोशिकाओं में हमारी जो कोशिकाएं होती हैं बॉडी की, उन कोशिकाओं में जो जीवद्रव्य होता है, इस जीव द्रव्य का जो अधिकांश भाग होता है मेरे भाई, वो प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, प्रोटीन अधिकांश भाग होता है, प्रोटीन का अधिकांश भाग होता है। इसलिए प्रोटीन को जीवों का प्राकृतिक घटक माना जाता है। अब प्रोटीन के बिना जीवन असंभव है। तो दोस्तों, ये आपका प्रोटीन है। ये प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब दोस्तों, यदि हम प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन हुआ, एंजाइम हुआ, हार्मोन्स हुआ, और ये तो मैंने एग्जाम्पल लिखी नहीं, प्रोटीन है ना, प्रोटीन के एग्जाम्पल हार्मोन्स होगा, है ना। और जैसे मान के चलो हमारा एंजाइम हुआ, है ना, इसके बाद एंजाइम के बाद हुआ हमारा इस टाइप से दोस्तों ट्रिप्सिन हुआ, मायोसिन हुआ, पेप्सिन हुआ। ये सब मेरे भाई क्या है? प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, ये सब प्रोटीन हैं। तो मेरे भाई याद रखना, ये सब प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन भी होता है, एंजाइम भी होता है, हार्मोन्स, ये सब चीज़ें प्रोटीन है और ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो मेरे भाई, ये प्रोटीन है, हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अब दोस्तों, अब हम प्रोटीन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट की बात करेंगे। दोस्तों, जो प्रोटीन है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुल्डन नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1838 में। मुल्डन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पर दोस्तों, अगला हम पॉइंट की बात करें तो जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रोटियोस से हुई है।
किससे हुई है? प्रोटियोज से हुई है। और इस प्रोटियोज का मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इसका ये है प्रथम। मतलब दोस्तों सबसे पहले प्रथम हमें प्रोटीन चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा पदार्थ, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका नाम है प्रोटियोज। इस प्रोटियोज से प्रोटीन की उत्पत्ति हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रथम होता है, जो जैविक जीवन की महत्वपूर्ण एवं प्रथम इकाई है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नोट है दोस्तों, प्रोटीन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। जो प्रोटीन होता है इसका कोई भी निश्चित संगठन नहीं होता, क्योंकि यह स्रोतों के साथ बदलता रहता है। सही बात है दोस्तों, हर एक स्रोत में बराबर प्रोटीन, समान प्रोटीन नहीं रहता। प्रोटीन स्रोतों के अनुसार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, किंतु मेरे भाई इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा ही उपस्थित होते हैं। किसमें? प्रोटीन में। भले ही कम स्रोत हो, मतलब किसी स्रोत से हमें कम प्रोटीन मिल रहा है या किसी स्रोत से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन CHNO तो हमेशा इस प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये प्रोटीन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम प्रोटीन के कार्य देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोटीन है हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या कार्य है, कैसे ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसको समझते हैं। ठीक है, चलो एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का हमारे शरीर में ये कार्य है, शरीर में नए तंतुओं को बनाने में। मतलब हमारे शरीर में दोस्तों जो नए तंतुओं को निर्माण होता है, जैसे नाखून का बढ़ना, है ना, नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना, है ना, हमारे हाथ पैरों का बढ़ना, है ना, और कई सारे तंतुओं का निर्माण होता है। तो शरीर में जो नव तंतुओं का निर्माण होता है ये प्रोटीन के कारण ही होता है। एवं इनकी टूट फूट की मरम्मत, जैसे कभी चोट लग जाती है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, इस प्रकार से जो छोटी छोटी कभी भी चोट लग जाती हैं, तो इन चोटों की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। इन प्रोटीन के कारण ही वो जल्दी से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो शरीर में नए तंतुओं को बनाने एवं उनके टूट फूट की मरम्मत करने में ये एंजाइम का कार्य हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, एंजाइमों के निर्माण में दोस्तों एंजाइम, जो एंजाइम मैंने भी पढ़ा दिया है, एंजाइम को भी पढ़ा दिया है, तो एंजाइमों के निर्माण में भी दोस्तों प्रोटीन का कार्य होता है, क्योंकि एंजाइमों का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब समझ लीजिए इन एंजाइमों का ही निर्माण जब प्रोटीन करता है तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों मांसपेशियों के संचालन में। जो हमारे बॉडी में जो मांसपेशियां हैं इनका जो संचालन होता है वो प्रोटीन के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, मतलब यदि दोस्तों हमारे शरीर में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्राप्त करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करेगा कौन? प्रदान करेगा प्रोटीन प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? प्रोटीन प्रदान करेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मांसपेशियों में ऑक्सीजन के संचालन में। ठीक है, तो मांसपेशियों को चलाने में भी और जो मांसपेशियां होती हैं इन मांसपेशियों को ऑक्सीजन देने में भी इसका कार्य है। तो दोस्तों जो प्रोटीन के कार्य हैं, इन प्रोटीन को कार्य को आप इन प्रोटीन के उपयोग में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? प्रोटीन का उपयोग जैसे हमें इस पहले पॉइंट से बनाना है इसका उपयोग, तो प्रोटीन का उपयोग नए तंतुओं के निर्माण में किया जाता है। प्रोटीन का उपयोग टूट फूट की मरम्मत में किया जाता है, ऐसा लिख सकते हो। प्रोटीन का उपयोग एंजाइमों के निर्माण में किया जाता है। प्रोटीन का उपयोग कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। तो दोस्तों ये जो कार्य हैं इन कार्य को आप उपयोग बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से कार्य तो हमारा कंप्लीट हुआ है, साथ भी हमने इसका उपयोग भी कंप्लीट किया। तो प्रोटीन के उपयोग भी हमने कंप्लीट कर लिए, इसी से आपको बना लेना है। ठीक है, चलो मेरे भाई अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। दोस्तों यदि प्रोटीन हम नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकर नामक रोग हो जाता है। क्वाशीओरकर नामक रोग हो जाता है। अब ये क्वाशीओरकर नामक रोग क्या होता है दोस्तों? क्वाशीओरकर नामक रोग में क्या हो जाता है?
हाथ पांव सटकिया पेट मटकिया, मतलब छोटे बच्चों में देखा होगा दोस्तों, इनका जो पेट होता है वो बड़ा हो जाता है और हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, इनके पतले हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके और भी लक्षण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके और भी लक्षण हैं। ठीक है, जिसमें पहला लक्षण मेरे भाई ये है, शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा सूखी और कैसी हो जाती है, भदरंगी हो जाती है। त्वचा बिल्कुल सूखी हो जाती हो और भदरंगी हो जाती है, अजीब टाइप की, जिसमें देखने में भी हमें चिढ़ होती है कि ये क्या हो गया। ठीक है, दस्त लगने लगते हैं, लीवर की क्रियाशीलता कम हो जाती है यदि प्रोटीन आप नहीं लोगे तो। ठीक है, और धीरे धीरे ये रोग बढ़ते जाएंगे और हमारी बॉडी धीरे धीरे नष्ट ही हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशीओरकर नामक रोग हो जाता है, ये क्वाशीओरकर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसके लक्षण बताएं। और दोस्तों सेकंड है, यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। एनीमिया मतलब खून की कमी, खून की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं एनीमिया। अब देखो दोस्तों, खून की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में तो फिर क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, खून से ही हमारा जो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसी से हमारी बॉडी चल रही है। ठीक है, तो जब वही हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन अति आवश्यक अंग है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। दोस्तों प्रोटीन के वर्गीकरण की बात करें मेरे भाई तो प्रोटीन का वर्गीकरण दोस्तों दो प्रकार से किया गया है। ठीक है, प्रोटीन दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया है और दूसरा आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों जो आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है, ये जो आपका प्रोटीन है ये प्रोटीन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई। आणविक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन है ना, क्योंकि दोस्तों इसमें ये तो आते ही हैं, इसके साथ ही इसमें से एक अंतर बन के भी आता है जो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों जल अपघटन के आधार पर जो मेरे भाई जो प्रोटीन होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला साधारण प्रोटीन होता है, दूसरा संयुक्त प्रोटीन होता है और तीसरा होता है मेरे भाई व्युत्पन्न प्रोटीन। साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ये हमारा तीन प्रकार का होता है। और आणविक संरचना के आधार पर मेरे भाई जो प्रोटीन होता है दो प्रकार का, एक रेशेदार प्रोटीन होता है या फाइबर प्रोटीन भी हम बोलते हैं और दूसरा होता है गोलाकार प्रोटीन या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन का वर्गीकरण है। आइए हम दोस्तों अब हम जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण प्रोटीन को। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा दोस्तों कौन सा प्रोटीन है, साधारण प्रोटीन। तो दोस्तों साधारण प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों साधारण प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो केवल एमिनो अम्लों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एमिनो अम्ल से। तो दोस्तों एमिनो अम्ल को तो मैंने समझा दिया है, वीडियो के प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो दिए है, आप जाकर आप देख सकते हैं, मतलब चैनल की प्लेलिस्ट में दोस्तों इसकी वीडियो दी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन जो केवल एमिनो अम्ल से बने होते हैं साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। कौन से प्रोटीन कहलाते हैं, साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, एमिनो अम्ल से जो केवल एमिनो अम्ल से बने होंगे उन्हें हम साधारण प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं दोस्तों एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, प्रोटामिन्स आदि। ये किसके एग्जाम्पल हैं मेरे भाई, साधारण प्रोटीन के हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, प्रोटामिन्स। देखो दोस्तों एल्ब्यूमिन कहाँ होता है, तो दोस्तों जो अंडा होता है, अंडे के अंदर जो अंडे का जो सफ़ेदी भाग होता है, अंडे का जो सफ़ेदी भाग होता है ऊपर का, वो वाला जो प्रोटीन होता है, सफ़ेदी भाग है वो भी प्रोटीन है, लेकिन दोस्तों वो प्रोटीन है वो साधारण प्रोटीन है। ठीक है, तो अंडे का जो सफ़ेदी भाग होता है दोस्तों उसे बोलते हैं हम एल्ब्यूमिन, है ना, और वो वाला प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, साधारण प्रोटीन है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई ग्लोब्यूमिन, प्रोटामिन्स, ये जो सब प्रोटीन है कौन से प्रोटीन है, साधारण प्रोटीन है। ठीक है,
चलो अब मेरे भाई हम बात करते हैं संयुक्त प्रोटीन पे। तो ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर एमिनो अम्ल के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल आदि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब ये संयुक्त प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका जल अपघटन होता है। देखो नाम ही आ रहा है, संयुक्त हैं ये। ठीक है, किसी ना किसी संयुक्त, किसी के द्वारा संयुक्त हैं। तो दोस्तों ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका यदि हम जल अपघटन करा दें, क्या करा दें, जल अपघटन करा दें, तो जल अपघटन कराने पर ये क्या उत्पन्न करेंगे, एमिनो अम्ल उत्पन्न करेंगे, कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल उत्पन्न करेंगे, ये आदि उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये दोस्तों संयुक्त प्रोटीन हुआ। और संयुक्त प्रोटीन का मेरे भाई जो एग्जाम्पल है वो ये है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है संयुक्त प्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन भी संयुक्त प्रोटीन होता है और फास्फोप्रोटीन भी संयुक्त प्रोटीन होता है। इनको दोस्तों आपको याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद मेरे भाई हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन को। किसको, व्युत्पन्न प्रोटीन को। तो दोस्तों ऐसे प्रोटीन जो, यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ी मिस्टेक है, ऐसे प्रोटीन जो अम्ल, यहाँ पर आपको लिखना है अम्ल, ऐसे प्रोटीन जो अम्ल, यहाँ पर लिखना है क्षार, ऐसे प्रोटीन जो अम्ल, क्षार, एंजाइम, यहाँ पर देखो अम्ल, क्षार और ये लिखा है एंजाइम के आंशिक जल अपघटन से उत्पन्न होते हैं। मतलब अम्ल, क्षार और एंजाइम का यदि अपघटन कराया जाए तो इनके अपघटन से जो प्रोटीन उत्पन्न होंगे उन्हें बोलेंगे हम व्युत्पन्न प्रोटीन। क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न प्रोटीन। और दोस्तों ये जो व्युत्पन्न प्रोटीन हैं इनके एग्जाम्पल हैं पेप्टोन्स, पेप्टाइड आदि, है ना, पेप्टोन्स और ये पेप्टाइड आदि, ये व्युत्पन्न प्रोटीन के दोस्तों एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो आपकी यूनिट है, यूनिट 15 जैव अणु, ये यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दोस्तों देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, तो इस यूनिट को आपको दोस्तों याद करना पड़ेगा। अब आप ज़्यादा सोचो कि ज़्यादा समझ लें, तो इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं, क्योंकि इसमें दोस्तों थ्योरी है। इसीलिए मैं दोस्तों इस प्रकार की वीडियो लेकर आया हूँ, नहीं तो दोस्तों मैं बोर्ड पर फेस वीडियो बनाता हूँ, इस टाइप की वीडियो मैं बहुत कम लेकर आता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये हमने जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन को पढ़ा है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन। तो दोस्तों जो आणविक संरचना के आधार पर दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक रेशेदार प्रोटीन और एक होता है गोलाकार प्रोटीन। ठीक है, तो पहले हम दोस्तों रेशेदार प्रोटीन या फाइबर प्रोटीन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों रेशेदार प्रोटीन या फाइबर प्रोटीन को पढ़ाने से पहले मैं इनके एग्जाम्पल्स को बताऊँगा। तो दोस्तों जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं वो होते हैं कैरेटिन। कैरेटिन में कौन आता है, कैरेटिन में कौन, देखो कैरेटिन में कौन आता है, नाखून, बाल, त्वचा, सींग, पंख, ऊन। ठीक है, तो दोस्तों नाखून, बाल, त्वचा, सींग, पंख, ऊन, ये जो है ना वो रेशेदार प्रोटीन है। इसके बाद दोस्तों कोलेजन आता है और कोलेजन में हड्डी, त्वचा ये आते हैं। मतलब आप समझ लो दोस्तों, जो हड्डियां हैं, त्वचा हैं, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। इसके बाद मायोसिन, मायोसिन में दोस्तों मांसपेशियां आती हैं, तो मांसपेशियां में मेरे भाई प्रोटीन है। तो सोचो इतना सब हमारे बॉडी में प्रोटीन है। अब यदि हमें प्रोटीन ना मिल पाए तो कैसे इनका गुजारा होगा, कैसे क्या ये चल पाएंगी, इनका तो गुजारा ही नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारी बॉडी कहाँ से रहेगी मेरे भाई, नहीं रह सकती ना। इसलिए दोस्तों इनका चलना ज़रूरी है और प्रोटीन को खाते रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो रेशेदार प्रोटीन की बात करें तो आपको दोस्तों मैंने पहले एग्जाम्पल बता दी हैं, अब मैं इसको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ये धागे के समान होते हैं। कैसे होते हैं ये मेरे भाई, धागे के समान लंबे प्रोटीन होते हैं। मतलब जो जैसे धागे होते हैं ना लंबे लंबे, ऐसे ये धागे के समान लंबे होते हैं तथा एक दूसरे के साथ जुड़कर फाइबर बनाते हैं। फाइबर बनाने का मतलब दोस्तों है ये है कि एक सतह बनाते हैं, एक सतह बनाते हैं। जैसे मान के चलो हमारा नाखून देखो दोस्तों कितना बड़ा होता है,
इसमें धागे के समान, जैसे हम दोस्तों हमने कभी कभी नाखून को काटा है, यदि नाखून में छोटा सा हमारा छिलका निकल रहा है, यदि हम उसको खींचते हैं तो हम देखते हैं कि अंदर से निकल जाता है, अंदर से निकल जाता है तो हमें दर्द होने लगता है। ऐसा होता है, क्यों होता है? क्यों दोस्तों? ये धागे के समान होते हैं और ये जो धागे के समान होते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस बंध बनाते हैं, और क्रॉस बंध बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये बाहर वाला है, लेकिन ये क्रॉस बंध के कारण हो सकता है अंदर से चला गया हो, तो जैसे इसलिए ये अंदर से निकल आता है और हमें दर्द होने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझना है, ये जो आपके प्रोटीन हैं धागे के समान होते हैं तथा एक दूसरे के साथ जुड़कर फाइबर बनाते हैं, मतलब एक लंबी संरचना, एक चौड़ी संरचना बनाते हैं। इनमें दोस्तों क्रॉस बंध होता है। कौन सा बंध होता है? क्रॉस बंध होता है। मैंने आपको बताया ना, नाखून का यदि छोटा सा छिलका निकल रहा है, उसको आप निकालो तो आप हो सकता है वो अंदर से निकल आए। क्यों निकल आता है अंदर? क्योंकि इसमें क्रॉस बंध आता है, क्रॉस बंध होता है। हम सोचते हैं कि ये बाहर है, लेकिन क्रॉस बंध के कारण उसकी शाखा हो सकता है अंदर चली गई है, अंदर से चली हुई है, तो इसलिए वो अंदर से निकल जाता है। ठीक है, इसमें क्रॉस बंध या शाखाएं पाई जाती हैं। ये लंबी प्रोटीन श्रृंखला, और दोस्तों यहाँ पर ये क्रॉस बंध पाया जाता है, और ये जो दोस्तों लंबी प्रोटीन श्रृंखला होती है, ये इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। मतलब जो हमारे नाखून हैं, है ना, सींग होते हैं, है ना, जैसे गाय बैल के सींग होते हैं, ठीक है, पंख होते हैं, और दोस्तों जो ऊन होता है, जैसे गाड़र वगैरह होती हैं ना, इनके जो ऊन होते हैं, इनमें दोस्तों प्रोटीन जो मतलब ये लंबी श्रृंखला वाले होती हैं, लंबी श्रृंखला वाले प्रोटीन होते हैं धागे के समान, और दोस्तों इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, यह प्रोटीन जल में आबिले होते हैं। मतलब जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं मेरे भाई, जल में कैसे होते हैं? आबिले होते हैं। आप बताओ कि जो नाखून है, क्या जो हमारे बाल हैं, ये बाल हैं, क्या ये जल में घुलते हैं? नहीं घुलती है ना। ये त्वचा है, क्या हमारी ये त्वचा जल में घुलती है? नहीं घुलती ना। तो ये कैसे होते हैं? जल में आबिले होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कैरेटिन, कोलेजन, है ना, कोलेजन और मायोसिन। कैरेटिन में नाखून, बाल, त्वचा, सींग, पंख, ऊन आते हैं। कोलेजन में हड्डी, त्वचा आते हैं, और मायोसिन में क्या आता है? मांसपेशियाँ। ठीक है, चलो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे दोस्तों हम देखेंगे गोलाकार या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। गोलाकार या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, तो गोलाकार या ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों ये प्रोटीन गोलाकार होते हैं। गोलाकार या ग्लोब्यूलर क्यों बोला गया? ग्लोब्यूलर दोस्तों इसका इंग्लिश नाम है, मैंने हिंदी में लिख दिया, लेकिन ये इंग्लिश नाम है, हिंदी में क्या है? गोलाकार प्रोटीन। तो दोस्तों ये जो प्रोटीन होते हैं वो गोलाकार होते हैं, है ना। इन प्रोटीन में उपस्थित, मतलब ये जो गोलाकार, ये मतलब गोलाकार प्रोटीन होती हैं, तो गोलाकार होती हैं इसलिए इसका नाम गोलाकार रखा है। और इन प्रोटीन में, जो गोलाकार प्रोटीन में उपस्थित जो अणु होते हैं, वो बलित होकर, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर, मतलब जैसे हम कपड़ों की घिरी बनाते हैं ना, तो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ये फोल्ड होकर एक गोलाकार आकृति बनाते हैं। कैसी आकृति बनाते हैं? एक दूसरे पर चढ़कर गोलाकार आकृति बनाते हैं, जिसमें कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं मेरे भाई, इनमें जो अंदर के अणु होते हैं, गोलाकार जैसे प्रोटीन बना लिया, अब इनके जो अंदर अणु हैं, इनके अंदर अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है। और ठीक है, तो ये हमारा गोलाकार प्रोटीन कैसे होते हैं? गोलाकार, गोला आकार के होते हैं। ठीक है, चलो इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं, इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जल तथा अम्ल क्षार में कैसे होते हैं? विलय होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं जल अम्ल क्षार में कैसे होते हैं? विलय होते हैं, लेकिन रेशेदार प्रोटीन जल अम्ल क्षार में आबिले होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजन। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको विटामिन पढ़ाया था, और दोस्तों मैंने विटामिन में आपको ये बताया था कि कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो आप लोगों ने आंसर तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दे रहा हूँ, जो आपका प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजन, इस फाइब्रोनोजन प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता।
ठीक है। और विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं दबता, तो विटामिन के और प्रोटीन फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या हुए, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, एंजाइम, एंटीबॉडी आदि, ये गोलाकार प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक आपका होमवर्क ये है कि आपको रेशेदार प्रोटीन और जो गोलाकार प्रोटीन हमने पढ़ा है, इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। दोस्तों अंतर मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों गोलाकार और रेशेदार प्रोटीन में अंतर आता है, और मैंने आपको गोलाकार और रेशेदार प्रोटीन बता दिया है। तो अंतर आप लिखिएगा, समझिएगा आप अपनी कॉपी में, क्योंकि अंतर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य बताइए, या प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के उपयोग बताइए, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बताइए, ये पूछ लेता है। अब ऐसा ही पूछ लेता है कि जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। या ऐसा पूछ लेता है आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। गोलाकार एवं रेशेदार प्रोटीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप से ये क्वेश्चन निकलेंगे, आपको मैंने समझा दिया है, और जहाँ से ऑब्जेक्ट निकल रहे हैं उसको भी मैंने समझा दिया है। तो आई होप दोस्तों कि ये सब पूरा वीडियो आपको मस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है, तो दोस्तों PDF की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि अच्छा लगा है वीडियो, मज़ा आया है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में हम दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।